तो ऑब्जेक्ट ऑर्डरिंग के अंदर हमारे पास जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि हमारी एक सिंगल इमेज के अंदर जितनी स्पेसिफिक डिफरेंट ऑब्जेक्ट शेप्स हैं, ठीक है, यानी कि हर चीज एज ए इंडिविजुअली एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि आप कोई कलर करते हो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई मैंने एक डायग्राम बनाई और उसको ग्रुप नहीं किया तो वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं उसको ग्रुप कर देता हूँ, यानी कि मैंने 5-6 शेप्स ली और उनको एज अ बना दे, तो वो सारी चीजें ग्रुप बनने के बाद वो खुद एज ट्रीट होगा एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वो यानी कि मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लोग ग्रुपिंग करते क्यों है, ताकि जितनी भी वो शेप्स मैंने इस्तेमाल किए वो मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाए, ताकि मैं उसको मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डील कर सकते हैं, नेविगेशन कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। टू ओपन द ऑब्जेक्ट डॉकर, हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक डॉकर विंडो है, वो खोलने के लिए विंडोज में जाए, डॉकर्स में, और वहां पे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और मैक्स बुक जो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके लिए विंडो, उसके अंदर इंस्पेक्टर और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है विंडो, डॉकर, और इसके अंदर हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, और यहां से भी इंडिविजुअली ये हमारे पास विंडो है इसकी। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स की विंडोज मैंने कुछ शो करवाई हुई और कुछ नहीं शो करवाई हुई। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से सारी विंडोज मैनेजर, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। ये मेरे पास, ये देखिए साइड पे आ रही है ऑब्जेक्ट मैनेज प्रॉपर्टीज, ये वो सारी चीजें, ऑब्जेक्ट स्टाइल्स, कुछ कुछ चीजें मैंने शो ऑफ करवाई हुई है। आप करना चाहें तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देख लें जी मैंने कौन कौन सी शो करवाई, अगर कोई देखना चाहता है यहाँ से देख सकते हैं। ओके जी, अब चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। इन द डॉकर, ठीक है, डिफॉल्ट इन द एवरी एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट सॉर्टेड बाय ग्रुप, लेयर एंड पेज। इनको 3 कैटेगरीज के अंदर हम मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास लेयर, एक ग्रुप और एक पेज। यू कैन चेंज योर व्यू टू सी ऑल लेयर्स एंड ऑब्जेक्ट। तो ये मैं आपको दिखा दूं, जो हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर है इसमें हमारे पास तीनों ऑप्शंस आ रही होती हैं। एट दी एंड ये हमारे पास अगर आप देखें, ये देखिए ये क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑप्शन पेजेस, ठीक है। ये मास्टर पेज क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। मास्टर पेज, अगर मैं इसको के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर देता हूँ, मास्टर पेज के अंदर कोई काम कर देता हूँ, तो वो मेरे पास जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स जनरेट होंगे, ठीक है, वो उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मास्टर पेज बेसिकली क्या है, जो सब चीजों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। बट पेज, अब ये मेरा पेज 1 है, ठीक है, पेज 2 और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर भी सारी चीजें एडिट अक्रॉस लेयर्स और लेयर मैनेजर व्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन स्टाइल मौजूद है। तो ये हमारे पास पेजेस। अब ये एट द एंड कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। न्यू मास्टर लेयर, अगर कोई मास्टर लेयर आप अपनी मर्जी से न्यू ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। फिर ऑल पेजेस, ठीक है, और ये देखें यहाँ पे है ओड पेजेस, ऑल पेजेस और इवन न्यू लेयर ओनली सिंपल, ठीक है। और ये इवन वाली जो है हमारे पास इस टाइम डिसेबल्ड है, क्योंकि इस टाइम मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही पेज है, तो इवन पेज है नहीं। अगर मैं यहाँ पे पेजेस बढ़ा दूं, अब देखें मेरे पास इवन वाला भी आ गया, इवन पेजेस, ठीक है। ऑड पेजेस वाला जो है वो डिसेबल हो गया है। जैसे मैं ऑड पे चला जाऊंगा तो वो ऑड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसके ऊपर लेयर्स अप्लाई करना चाहते हो, और आपने जिस लेयर जहां पे आप बनाएंगे वो उसी पेज के ऊपर डिप्लॉय होगी, बाकियों पे डिप्लॉय नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल, इसकी मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि पेज 1 के अंदर इस वक्त जो चीजें पड़ी हुई हैं वो ये हैं, ये आपके सामने देख लें, ठीक है। अगर मैं पेज 2 पे जाके आपको दिखाऊं, वहां पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ये देख लेंगे पेज 2 पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक सर्कल ला के रखता हूं, ये, ठीक है, ये एलिप्स आ गई है। अब ये एक पेज के अंदर एक लेयर है, अगर मैं इसके अंदर एक और लेयर ऐड कर लूं,
लेयर 2, अगर आप उसको कोई नाम देना चाहें ठीक है, नहीं देना चाहते ओके। जिस लेयर के ऊपर मैं सिलेक्ट करके काम करूंगा वो उसी लेयर में आएगा। अब देखिए लेयर 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ, अगर मैं इसको हाइड करता हूं लेयर 1 को, ये देखेंगे जी लेयर 1 हाइड होगी। लेयर 1 में क्या पड़ी हुई थी, लिप्स, वो हाइड हो चुकी है। ये बेसिकली हम लेयर्स क्यों मैनेज करते हैं, इसकी वजह क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको अपने वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेयर्स बेसिकली हम इसलिए मैनेज करते हैं कि इन फ्यूचर जब मैंने कोई चेंज करना है, कोई चीज डिलीट करनी है, मैंने इस देखें एक लेयर के अंदर मैंने रेक्टेंगल रख ली है, इसी के अंदर मैंने एक लिप्स भी लिप्टिकल शेप रख ली है, ठीक है। कल को इन फ्यूचर मैं इनके ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, और आसानी से मैनेज करना चाहता हूँ। अब देखिए ये मैंने इसके अंदर कर्व्स की बेस के ऊपर की कलरिंग की है। अब देखो अगर मैं इस लेयर, अगर अलग अलग लेयर पे रखे होते मैंने, तो मेरे लिए करना ही आसान हो जाता, ठीक है। अगर मैं एक ही लेयर में मौजूद है तो ये सारी हाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाली रेक्टेंगल और एलिप्स है अलग। अब मैं इसको अनडू कर रहा हूँ, ये कर्व्स हैं इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ जी, ये मैं सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ जी, मेरे कर्व्स कलर। अब देखिएगा मैं एक और लेयर बनाऊंगा इसी में, ठीक है जी, लेयर बन गई है। अब देखना मैं लेयर 3 को सिलेक्ट करके अब मैं कलरिंग कर रहा हूँ कर्व्स को, ठीक है। फिर एक और लेयर बनाई, उसे सिलेक्ट करके मैं एक और पोर्शन दूँ। अब अगर इन फ्यूचर जिस तरह मैंने पहले कर्व्स को कलर किया था वो और स्ट्रक्चर था, अगर मैं अब इसको काम इससे करता हूँ इस कर्व पे, ये जो मेरी कर्व्स हैं, ठीक है, तो मैं इस कर्व को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये अलग स्क्रीन पे पड़ी हुई है, अलग पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो इससे लेयर से मैनेज करना किसी ऑब्जेक्ट से ये हमारे पास आसान हो जाता है। फॉल्टली अगर आप लेयर नहीं ऐड करोगे तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट्स ऐड करता रहेगा आपकी लेयर के अंदर, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस टाइम लेयर 4 में अगर मैं कुछ भी ऐड करता जाऊंगा, वो सारी चीजें कहाँ पे ऐड होती जा रही हैं, लेयर 4 के अंदर ही, ठीक है। जिस चीज को मैं सिलेक्ट करता हूँ वही सिलेक्ट हो रही है, यानी कि अगर आप कलरिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे, अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके आप ये सिलेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट की यानी कि हमारे पास यहाँ पे जिस तरीके से आप एमएस वर्ड वगैरह में इस्तेमाल करते थे, कंट्रोल की के जरिए आप जो जो चीजों पे क्लिक करते थे वो आपके पास आ जाती थी। यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन करना चाहें तो शिफ्ट की प्रेस करके आप जो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लेयर 4 के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। You can change view, see only layers and objects on और only pages। हम लोग क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, लेयर्स देख सकते हैं और पेजेस को देख सकते हैं। यूज थंबनेल टू इज इट, ठीक है। और ये साइड पे उसने जरा इमेज बहुत छोटा है, ठीक है, तो आपको शायद रीड ना हो रहा हो। मैं इसका थोड़ा साइज आई थिंक सो ब्लर हो गया, इमेज की क्वालिटी लो है, ठीक है। तो ये साइड पे भी वही चीज उसने शो करवाई है आपको, ठीक है। यूज द इजी लोकेट सेलेक्ट एलिमेंट क्लिक एरोज असेस ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को असेस करना है, मैं किसी भी लेयर पे जाता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखा हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि लेयर 4 को सिलेक्ट किया, इसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो करके उसको डिलीट करना, जो डिलीट किया उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी फॉर एग्जांपल अब लेयर 2, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, लेयर 2 को, लेयर 4 को मैंने हाइड किया। लेयर 2 पे क्या है, सिर्फ ये मैंने एक कलर रखा हुआ है। अगर मैं लेयर 2 को हाइड करूं तो क्या चीजें हाइड होंगी, मेरे पास क्या बच गया, वो कलर्ड एरिया बच गया, देख लेंगे डिफरेंस, ठीक है। अब वो बेसिकली क्योंकि जब वो कलर हम करते हैं किसी भी चीज से, वो एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर देता है, वो जो एक क्लोज्ड एरिया आता है हमारे पास जब हम फिल करते हैं स्मार्ट फिल टूल के जरिए, तो वो उस क्लोज्ड एरिया के अंदर जितनी उसको प्लेस मिलती है उसको कलर फिल्ड कर देता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैंने अपने वर्ड्स में बताने के आपको समझाने के लिए, एक क्लोज एरिया है, वहां पे अगर हम कोई बकेट से पेंट गिराएं तो वो जितने उसकी लाइंस की हदूद होगी वो उतने एरिया में पेंट कर देगा। तो इसका भी कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं अपनी लेयर 2 को हाइड कर रहा हूं तो वो शेप हाइड होगी जो क्लोज एरिया में बनी थी, यानी कि एक एलिप्टिकल
और रेक्टेंगल से जो क्लोज एरिया बना था उसके अंदर उसने पेंट किया हुआ था और वो एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, थर्ड लेयर के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट 2 को हाइड करूं तो वो सारा हाइड हो जाएगा और लेयर 3 की चीज रह जाएगी, अगर लेयर 3 को भी हाइड करूं तो वो भी खत्म हो जाएगा। If it changes to an object you on your page, it thumbnail instantly update in the Docker inspector। ठीक है, यानी कि डॉकर विंडो में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। यू कैन चेंज द साइज ऑफ थंबनेल यूजिंग द स्लाइडर। ठीक है, आप स्लाइडर के जरिए थंबनेल को चेंज करना, यानी कि अपने व्यू को जो भी आपने डिजाइन कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। आप लेयर्स को ऐड कर सकते हैं, न्यू मास्टर लेयर ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो डिफरेंट वे ऑपरेशन परफॉर्म कर। अब सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स की कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शिफ्ट की प्रेस करके आप जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए उसकी वही चीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद उसने कुछ राइट क्लिक के बारे में बताया हुआ कि राइट क्लिक अगर राइट क्लिक ऑन द एलिमेंट इन द डॉकर टू ब्रिंग द कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज विच इज द डिफरेंस बिटवीन द पेज लेयर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पहली चीज है सारी बात है लेयर विजिबल होगी तभी वो आपको उसके ऊपर परफॉर्म। तो ये देखें जी, हमने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो ये हमारे पास ऑप्शंस उसकी आ गई हैं, हम जो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी को लॉक करना चाहें तो लॉक भी किया जा सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा जो कि लेयर्स के मेन्यूज वगैरह से डिफरेंट है। फिर नेमिंग एंड सर्चिंग, आप उनको नेम कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इस कर्व का कोई नाम रखना चाहते हो तो आप इसको रीनेम करके इस कर्व का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल क्रिएटिव कर्व। ठीक है, तो आप जो भी इनको नेमिंग देना चाहो, किसी कर्व्स को, किसी शेप्स को, किसी ऑब्जेक्ट्स को, तो वो आप नेम भी उसे दे सकते हो अपनी मर्जी से। लेयर को भी नाम दिया जा सकता है और ऑब्जेक्ट को भी नाम दिया जा सकता है, वो हमारी बेस करता है हमारी स्टाइलिंग के ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जिस तरीके से आप लोग अपने विंडोज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके रीनेम उसको कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है वो ऑपरेशन, यानी कि किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होने वाले जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सारे आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक लेयर पे आपने बनाया हुआ है और ऑब्जेक्ट और उसको आप क्या नाम दूसरी लेयर में कॉपी करके ले जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कट करके ले जाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, और ड्रैग करके भी हम एक लेयर से दूसरी लेयर पे ले जा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल ये एलिप्स है, इसको हम लेयर ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल को मैं ड्रैग करके ले गया, तो ड्रैग करके भी आप किसी लेयर्स के बिटवीन स्विच करवाना चाहें तो वो पॉसिबल है, बट उसके लिए सिलेक्ट करके फिर लेयर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और ड्रैग करें तो वो लेयर मूव कर जाए। ओके जी, आगे चलते हैं। मूविंग, ड्रैग करना, ड्रॉप करना, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। ड्रैग करके ड्रॉप किया वो हमने कर लिया है। ठीक है, हाइड करना, लॉक करना, प्रिंट करना। ठीक है, अब ये वही चीजें आ गई, किसी चीज को यानी कि हमारे पास वो चीज व्यू से हाइड हो, डिलीट भी ना हो और मौजूद भी रहे। ठीक है, व्यू से खत्म हो जाए तो उसको हम हाइड कर देंगे। ठीक है, वो मौजूद होगी तो हाइड कर देना, लॉक कर देना, प्रिंट कर देना, ये भी हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। लॉक कर देने से क्या होगा, वो मूवेबल नहीं रहेगी, उसके ऊपर ऑपरेशन फर्दर परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया वायर फ्रेम कलर्स। On the far right each layer in the Docker inspector you will find small bar that display the colors of the layers wireframe। उसका कलर वगैरह वहां पे वो जो शो करेगा वो हमारे पास वायरफ्रेम कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, उनको डिफरेंस है। ठीक है, और ठीक है, आप कमांड क्लिक कर कंपेयर करवा सकते हैं। ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट, सबसे जो मेजर चीज है ऑर्डर्स, हम लोगों ने अभी मैं ऑर्डर्स के लिहाज से हम लोग अभी काम करते हैं जी। फॉर एग्जांपल ये सारी ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। और मजे की बात पता है क्या, आपने जिस लेयर को सिलेक्ट किया होगा वो उसी लेयर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दूसरी पे नहीं परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेयर 2 के ऊपर मौजूद हूँ, इसको विजिबल कर लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं लेयर 2 पे मौजूद हूँ और मैं डिलीशन परफॉर्म करूंगा तो लेयर
टू के ही ऑब्जेक्ट्स डिलीट होंगे, ना कि अगर मैं इसको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी करने की कोशिश करूंगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, यानी कि जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो उसी लेयर पे परफॉर्म होगा, दूसरी लेयर्स पे परफॉर्म नहीं होगा। अब लेयर 3 के ऊपर क्योंकि ये मेरे पास ऑप्शन था तो मैं लेयर 3 को सिलेक्ट करके फिर डिलीट करूंगा तो ये होगा। बाय डिफॉल्टली जिस टाइम हम वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो वो हमारे पास अब ये लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये वाला इसको है, अगर मैं अब ये सारी एक ही लेयर पे पड़े हुए तो इनको मैं डिलीट करूंगा, जो लेयर मेरी सिलेक्टेड होगी उसी के ऑब्जेक्ट से डिलीट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई शेप्स बना रहे थे, अब ये सारी लेयर्स इस पे मौजूद हैं, इनको अगर हम वेल्ड करना चाहिए एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, देख लीजिए एक बन चुका है। और इस लेयर को अगर आप डिलीट करें, लेयर को ही डिलीट करें, देख लें ये लेयर के साथ, तो ये सारी चीजें जो भी इस लेयर में आई थी वो सारी डिलीट हो गई, क्योंकि वो लेयर ही डिलीट हो गई इटसेल्फ, तो उसके अंदर कुछ नहीं बचा, ठीक है। उस लेयर के अंदर जितना काम किया था वो सारा ही खत्म हो चुका है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ हम चीजें देखते हैं, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, एक रेक्टेंगल ली, इसको मैं कलर कर लिया, एक इलिप्स ली, इसको और कलर कर लिया। अब देखें अब ऑर्डर्स क्या चीज है, ठीक है, ऑर्डरिंग। अब वो फ्रंट ऑफ लेयर, बैक ऑफ पेज, वो क्या चक्कर था जब हम ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, तो ये क्या चीज है। अब देखिएगा मैं इसको करता हूं टू बैक ऑफ लेयर, ऑर्डर आपको चेंज दिखाई दे रहा है, लेयर 3 की तरफ फोकस कीजिएगा, कंट्रोल जी में करता हूं अगेन। अब देखिएगा मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया है, ऑर्डर में जाके टू बैक ऑफ लेयर, यानी कि मेरी लेयर के अंदर ऑर्डर चेंज हो, यानी कि एलिप्स ऊपर है और रेक्टेंगल नीचे था, तो जैसे ही मैं बैक ऑफ लेयर करूंगा तो देखिए उसका ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इनके ऑर्डर चेंज हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक और शेप भी, हम एक डिफरेंट शेप ले लेते हैं, ट्रायंगल, इसको येलो कर लिया। अब ये मेरे पास, ये मैंने तीनों एक ही लेयर पे रखे हैं, अभी मैं क्योंकि लेयर के अकॉर्डिंगली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक किया, ऑर्डर पे गया, बैक ऑफ पेज कर दिया, अब क्या होगा, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट विल बी मूव टू अनदर लेयर। हमारी पहली लेयर कौन सी है, लेयर 1, वो इस ऑब्जेक्ट को मूव कहां करवा दिया, लेयर 1 में। क्यों करवा दिया, क्योंकि मैंने बैक ऑफ पेज किया, तो मेरे बैक पेज की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कौन सी है, पेज लेयर 1 थी, तो उसने लेयर 1 पे मूव करवा दिया। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूं तो वापस वो अपनी लेयर में ही आ जाएगा, यानी कि मैंने लेयर 3 में बनाया था, बट जब मैं उसको बैक ऑफ पेज करूंगा तो वो पेज की आखिरी लेयर में पहुंच जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मुकम्मल लेयर को ही करना चाहूं आगे पीछे, तो वो भी हम ड्रैग करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये देखिए, मैं जिस ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑर्डरिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए रेक्टेंगल कहां पड़ी हुई है, मिडल में पड़ी हुई है, ठीक है। रेक्टेंगल्स के ऊपर क्या पॉलीगन है, नीचे एलिप्स है। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखो बढ़ गए, तो फ्रंट ऑफ लेयर, लेयर के ऊपर ले आए, टू बैक ऑफ लेयर, लेयर के नीचे ले जाएं, ठीक है। फॉरवर्ड 1, एक आगे ले आए। अगर दो ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, यानी कि मैं एक और ऑब्जेक्ट रख लेता हूं, स्टार रख लेते हैं। अब देखिए मैंने सिलेक्ट क्या किया है, रेक्टेंगल। अब मैं रेक्टेंगल को अगर राइट क्लिक करके इसका ऑर्डर फॉरवर्ड 1 ला रहा हूं, तो फॉरवर्ड 1 से क्या हुआ है, वो ब्लू वाले से तो ऊपर आया मगर स्टार से नीचे ही है, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इनको भी हम यूज करते हैं। तो ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट बेसिकली, अगर हमारे पास मल्टीपल शेप्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दी इस केक वाली विंडो की है, कि इसके अंदर ये जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, ये सबसे नीचे व्हाइट एरिया, उसके ऊपर ब्लू एरिया, फिर उसके ऊपर ये डिफरेंट एरियाज हैं। जब हम इनके ऑर्डर आगे पीछे करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे पास शेप को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये कुछ फ्रंट ऑफ पेज, द बैक ऑफ पेज, द फ्रंट ऑफ लेयर, द बैक ऑफ लेयर,
फॉरवर्ड वन, बैक वन, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ये भी एक हमारे पास ऑप्शन है, ये भी मैं आपको दिखा दूं। ऑर्डर्स में जाएं, इन फ्रंट ऑफ, किसके फ्रंट पे ले आए, स्टार के ऊपर मैंने क्लिक किया, स्टार के फ्रंट पे ले आया। टू बैक ऑफ भी होगा इसमें, या बिहाइंड, फिर मैं बिहाइंड लेके जा रहा हूं, ब्लू एरिया पे क्लिक किया, देख ली यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। मैंने ये लेयर 3 के अंदर इसीलिए सबको इकट्ठे रखा है ताकि आपको ये सारी चीजें शो हो। फिर राइट क्लिक करते हैं ऑर्डर्स के ऊपर ही, फिर आखिरी ऑप्शन जो है हमारे पास रिवर्स ऑर्डर, मेरे पास डिसेबल आ रही है, उसकी थ्योरी हम रीड कर लेते हैं। ऑप्शन है तो रिवर्स बेसिकली ऑर्डर क्या मल्टीपल हो जाए, अगर आप सिलेक्ट करें ऑर्डर में और रिवर्स ऑर्डर कर दें, तब ये हमारे पास क्या है, वो रिवर्स कर देगा, यानी कि टोटली उल्टा कर देगा लेयर्स के ऑब्जेक्ट्स को। तो ये उसकी कुछ है, ऑब्जेक्ट मैनेजर की विंडो जो मैंने आपको सामने शो की हुई है, ये वही विंडो है, ठीक है। इस ठीक है, तो ये सारी वही विंडो को इसलिए शो की गई, इसकी थ्योरी को एक दफा आप रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो बेसिकली लेयर्स हमारे पास ग्राफिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर हम कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम उसे करके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइड करने के बाद अगर वो इन फ्यूचर मुझे कहता है यार ये चीज हटा दो, मैं उसको हाइड करके वो प्रिंट निकाल दूंगा, ठीक है। वो उसको हाइड करने से क्या होगा, वो चीज मौजूद रहेगी बट वो दिखेगी नहीं। तो अगर आप इस तरीके से कर देंगे वो ज्यादा बेटर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इतनी मेहनत की, मैंने 5 घंटे किया था, उसके बाद में कहता नहीं यार ये खत्म, अभी फिलहाल खत्म कर दो, बाद में ले आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उसे हाइड करके उसका प्रिंट निकाल लें, ठीक है। तो वो हमारे पास ठीक है, वो हमारा व्यू चीज मौजूद रहेगी, मगर वर्किंग उसकी फंक्शनैलिटी हमारी ऑब्जेक्ट में या थंबनेल में आप कह दो, या हमारी शेप जो होगी जो हम डिजाइन कर रहे होंगे उसमें करंटली मौजूद नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ लेयर्स का हमारे पास बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद रूलर्स, गाइडलाइंस और ग्रिड्स, ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका, रूलर्स हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांटेजेबल है। रूलर्स के जरिए से हम लोग कोरल ड्रा के अंदर कोई भी लाइंस, उनको स्ट्रेटनेस उनकी चेक करने के लिए या उनकी लेवल पे लाने के लिए, बराबरी पे चेक करने के लिए हम रूलर्स यूज कर सकते हैं। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों हमारे पास रूलर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये इनके जरिए हम साइजेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी इक्वालिटी भी। ग्रिड और ये जो लाइंस हमारे पास है बेसिकली ग्रिड्स हैं, ठीक है। हम ग्रिड सिस्टम कमल भी ला सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। गाइडलाइंस है हमारे पास, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे व्यू के अंदर देखी थी। ये देखिए मैंने गाइडलाइंस शो की, इनको अगर मैं हाइड कर देता हूँ गाइडलाइंस खत्म हो गई हैं। अगर मैं व्यू में जाके रूलर्स को भी खत्म करता हूँ तो ये मेरे रूलर्स भी खत्म हो गए। बट मैंने रूलर्स का एडवांटेज आपको बताया कि साइज वगैरह करने में मेरे पास आसानी मुझे रहती है, ठीक है। और गाइडलाइंस की हेल्प से मैं किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हेल्प ले सकता हूँ, गाइड यानी कि मुझे इक्वालिटी वगैरह जज करने में आसानी रहती है। इसी तरीके से व्यू में मेरे पास एक ग्रिड है, ग्रिड के अंदर भी अगर आप उसको ग्रिड को लेके आना चाहें, ठीक है, डॉक्यूमेंट ग्रिड, तो ये देखिए हमारे पास ग्रिड आ चुका है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रिड की हेल्प से भी आप लोग काफी चीजें डिजाइन करनी आपके लिए आसान हो जाती है। तो इट्स ऑन टू यू कि आप लोग की किस चीज को यूज करते हो। तो बट मैं ग्रिड को कम यूज करता हूँ, मैं रूलर और गाइडलाइन से ज्यादा हेल्प लेता हूँ, ठीक है। ये ज्यादा फंक्शनली मुझे आसान हेल्प इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। जी, रूलर्स बेसिकली क्या है, रूलर्स बेसिकली द हॉरिजॉन्टल रूलर इज लोकेटेड बिलो द, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं तो ये टॉप के ऊपर जो आपका रूलर शो हो रहा है ये एमएस वर्ड में है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कोरल ड्रॉ में बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टली मेरे पास रूलर मौजूद है, और इसी तरीके से वर्टिकली भी रूलर मौजूद है मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास रूलर्स दोनों हमारे मेन्यू बार के नीचे हमारे पास, यानी कि बार्स के नीचे हमारे पास, यानी कि हमारे वर्किंग एरिया के ऊपर मौजूद होते हैं। तो प्रॉपर्टी बार एंड द वर्टिकल रूलर on the left side on the screen beside, तो हमारे पास दोनों साइड पे मौजूद है। The rulers meet at a small square in the upper left corner on the screen, ये हमारे पास एक कॉर्नर में आपस में मीट कर रहे हैं दोनों, वर्टिकल ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के लिए और इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए, ठीक है।
शो द लोकेशन ऑफ पॉइंटर बाय डिस्प्लेइंग। और ये देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोरोड्रा में ये अपने पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ तो ये देखें दोनों साइड पे हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी एक लाइन भी मूव कर रही है। देखें एक टूल लेके या मेरा जब पॉइंटर मूव कर रहा है, देखें एक लाइन मूव कर रही है रूलर के अंदर। बेसिकली वो मुझे बता रही है कि इसकी किस पोजीशन पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों रूलर्स के ऊपर बेसिकली वो मेरी एक पॉइंटर लाइन मूव कर रही है। बेसिकली वो हमें गाइड करने के लिए होती है, ठीक है। बेसिकली ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैकिंग लाइंस उन्हें बोला जाता है, ठीक है। वो हमारे पास रूलर्स के ऊपर मूव करती हैं। ऑल मेजरमेंट्स आर मेड फ्रॉम 0 पॉइंट, और इसकी जो मेजरमेंट हो रही होती है वो 0 पॉइंट से हो रही होती है, ठीक है। हम जिस पोजीशन पे, द पॉइंट वेयर द बोथ एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूलर्स शो वैल्यू ऑफ 0 बाय डिफॉल्ट। तो यानी कि इनकी जो 0 वैल्यू है इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे दोनों ही क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन है ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तो ये हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। अब इनको हम यूज करते हैं रूलर को किस तरह, क्लिक करते हैं व्यू में, वहां पे रूलर्स पे क्लिक करते से शो हो जाते हैं और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने मूव करवाना है रूलर को, होल्ड द शिफ्ट एंड ड्रैग अ रूलर न्यू पोजीशन। अगर आप ड्रैग करके किसी और पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, ड्रैग करके भी ये चले जाते हैं, ठीक है। और व्यू के अंदर सेटअप ग्रिड एंड रूलर सेटअप, वहां से आप जाके इनको सेटअप, इनकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहें, ठीक है। इनके ओरिजिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये सारी चीजें, इसकी थिकनेस को बढ़ाना, ठीक है, इनकी वो सारी चीजें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और ये उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल है। उसके बाद नेक्स्ट है जी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। गाइडलाइंस बेसिकली हमारे पास स्मॉल लाइंस हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने पास कोई भी शेप्स को, ऑब्जेक्ट्स के साइजेस वगैरह को मेजर करने के लिए, उनकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाइडलाइंस आर द लाइंस दैट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द ड्राइंग विंडो टू द, ठीक है, एड to add in objects placement in some application। guidelines are known as guides, और कहीं पे इन्हें guides भी कहा जाता है, कहीं पे इन्हें guidelines भी कहा जाता है, तो दोनों की बात एक ही। तो बेसिकली इन्हें गाइड भी कहा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड slanted, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द एप्लीकेशन डिस्प्ले गाइडलाइन दैट यू ऐड इन द ड्राइंग विंडो, बट यू कैन हाइड देम एट एनी टाइम। जब आपका दिल करे हाइड कर लें, कैसे, व्यू में जाके आप क्लिक करेंगे तो वहां से ये हाइड भी हो जाएंगे। यू कैन सेट गाइडलाइंस फॉर इंडिविजुअल पेजेस, आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इवन ऑड के ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं, मास्टर लेयर पे लाना चाहते हैं, तो जिस तरह की आप सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये उसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ये कुछ उसके एग्जांपल्स हैं कि अगर ये मेरे पास एक, अगर मैंने ब्राउज़र डिजाइन किया तो ये गाइडलाइंस हैं, अगर हम लाना चाहें तो ये ला सकते हैं। ये देखें उसने कुछ ही ब्राउज़र्स के ऊपर आपके सामने गाइडलाइंस मौजूद है। कोई विंडो एक डिजाइन की हुई, उस विंडो के ऊपर गाइडलाइंस उसने रखी है ताकि उससे उसे हाइट का और उसका अंदाजा हो जाए। तो व्यू के ऊपर गाइडलाइंस पे चेक क्लिक करेंगे तो आपके पास ये शो हो जाएंगे, अगर वो अनचेक्ड है तो वो हाइड हो जाएगी। तो उसके बाद इनका सेटअप में जाना है, व्यू में जाए, सेटअप में जाए और वहां पे गाइडलाइन सेटअप्स में जाके वहां पे आप इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उसकी गाइडलाइंस के बारे में ही हमारे पास ऑप्शंस है। फिर उसको अगर आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाने, किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से गाइड जनरेट करवाना चाहते हैं तो ये भी हम जनरेट करवा सकते हैं। ये वही सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। कोरल प्रीसेट और यूजर डिफाइंड प्रीसेट्स। ये कोरल प्रीसेट यानी कि बाय डिफॉल्ट ही जब कोरल ड्रा होता है तो उस वक्त जो इसकी सेटिंग्स होती हैं, और जब आप अपनी मर्जी से सेट करवाते हैं, इनके सेटिंग्स में जाकर आप चेंजेस कर लेते हो तो वो यूजर डिफाइंड प्रीसेट्स कहलाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपनी मर्जी से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सिलेक्शन के लिखा हुआ, सिलेक्ट मल्टी सिंगल गाइडलाइन, अगर एक को सिलेक्ट करना है उसके लिए क्या है, मल्टीपल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, ठीक है। गाइडलाइंस को सिलेक्ट करने के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। आप एक टूल के जरिए सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये एडिट सिलेक्ट ऑल, ठीक है, तो वो सारी सिलेक्ट गाइडलाइंस को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये उनको लॉक करना, गाइडलाइन को अनलॉक करना, डिलीट करना को, तो ये सारी चीजें, ये सारे उसके प्रोसीजर सेटअप से ये हमारे पास गाइडलाइंस के अबाउट गिवन है। फिर उसके बाद थर्ड है जी ग्रिड।
क्या है हमारे पास एक जनरली मैं कहूँ रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जिसके जरिए भी हम अपनी ड्राइंग्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली ये नॉन प्रिंटिंग, ये गाइडलाइंस होगी और ये जो ग्रिड्स हो गए, ये बेसिकली नॉन प्रिंटिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। ये प्रिंट नहीं होती, जिस टाइम हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगी, जस्ट ओनली हमारी ड्राइंग को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर्स के अंदर मेरी शेप आ रही है, देख रहे हैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस लगी हुई है, बट ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगी, ये जस्ट ओनली मेरी डिजाइन के अंदर मुझे हेल्पिंग करने के लिए कि कोई टेक्स्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एक पिक्चर का जा रहा है, तो इस चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ग्रिड और ये सारी चीजें इसीलिए। फिर उसके बाद है स्नैप्स टू ऑब्जेक्ट। स्नैप्स टू ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, यू कैन आल्सो हैव ऑब्जेक्ट स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड और पिक्सल ग्रिड, so that when you move the objects jump between grid lines, आप बेसिकली grid lines के between jump करने को वो snap objects कर रहे होते हैं। कंबाइन करना, ग्रुप करना, कन्वर्टिंग कर्व्स, ठीक है। कंबाइनिंग का हम लोग मैं आपको गाइड कर दूं, कंबाइनिंग टू और मोर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट विद कॉमन फिल आउटलाइन, और उसकी आउटलाइन और वो सारा स्ट्रक्चर कॉमन हो जाएगा, एक ही तरह का हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं रहेगा, यानी कि उसका जो कॉमन एरिया होगा वो उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लेगा। यू कैन कंबाइन रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन और स्टार्स, स्पिरल, यानी कि जितनी भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये अच्छा, एक आप लोगों को मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूं, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है कंबाइनिंग और ग्रुपिंग के बिटवीन, ठीक है जी। राइट डाउन कर लें अपने पास, ठीक है, कि कंबाइनिंग और ग्रुपिंग के बिटवीन क्या डिफरेंस है, इसके मुझे आप लोगों ने पॉइंट्स बना के बताने हैं, ठीक है जी। मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ कंबाइनिंग में और ग्रुपिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके लिए अरेंज, लेफ्ट क्लिक करके जिस तरीके से आप दो तीन ऑब्जेक्ट्स यानी कि सिलेक्ट ऑल कर ले, सिलेक्ट जितने जिसको लेफ्ट क्लिक करें तो वहां पे कंबाइन की ऑप्शन होती है, वहां से भी आप कंबाइन कर सकते हैं, अरेंज कंबाइन वहां से भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सारी चीजें। पर ब्रेक अपार्ट, ब्रेकिंग पार्ट हमने अप्लाई किया था कहाँ पे, ब्रेकिंग अपार्ट हमने अप्लाई किया था जिस टाइम हम लोगों ने ब्लेंड टूल यूज किया था, ठीक है, वहां पे हमने ब्रेक अपार्ट इस्तेमाल किया था। ब्रेक अपार्ट बेसिकली करता है उसको उसके ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि एक शेप के अंदर जो जो मुख्तलिफ हिस्से हैं डिवाइड कर देते हैं। जी ये मैं दिखा देता हूँ कंबाइनिंग का। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर ये शेप्स पड़ी हैं, मैं अगर इसको सारे को सिलेक्ट करके, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये हमारे पास किस चीज की है, ग्रुपिंग की है। और ये देखें कंट्रोल एल, अब ये कंबाइन कर दिया, बेसिकली अब एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर मगर मैंने ग्रुप किया होता इसको, ठीक है, ये देखिए ग्रुप करने से क्या हो रहा है, कंट्रोल जी, वो वैसे ही मौजूद है मगर अब मूव होके एक ग्रुप के तौर पे मूव हो रहे हैं, यानी कि सारे इकट्ठे मूव हो रहे हैं। मगर जब कंबाइन होगा तो फिर देखिएगा क्या होगा, कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट कमांड है, वो फिर एक के कलर के लिहाज से इसको मैनेज करेगा, यानी कि सारी शेप्स मिलके एक शेप में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ कंबाइन में, मतलब ग्रुप में ही हो जाता है, वो ज्वाइन हो जाता है, यानी कि सारे जैसे कि आप कह लेंगे आपके स्टूडेंट्स का हम ग्रुप बना दे, तो वो बेसिकली ग्रुपिंग है। और अगर मैं कंबाइनिंग की बात करूं तो वो ग्रुप को अनग्रुप किया जाता है और कंबाइन को ब्रेक किया जाता है, कंट्रोल की उसकी शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर इसको कंबाइन कर लें, उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल करूं और कंबाइन, अब इसको मैं अगर कंट्रोल के प्रेस कर दूं तो ये वापस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, ये देखिए ये अलग अलग बन चुके हैं, मगर कलर क्योंकि उसने एक में कन्वर्ट कर दिया था उसको, तो कलर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि वो कलर, क्योंकि अब वो नेक्स्ट टास्क हुआ है, ब्रेक अपार्ट हुआ है। ये कंट्रोल के करके मैंने अभी ब्रेक अपार्ट ही किया, ठीक है, क्योंकि कंबाइन करने से वो एक ही कलर में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। वो एक जो हमारी शेप होगी, जो मेन शेप होगी, वो उसमें कन्वर्ट कर देगा बाकी सारी शेप्स को कंबाइन करते हुए, ठीक है। और मगर जिस वक्त मैं उसको ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, ब्रेक अपार्ट करूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो उसी कलर्स के अंदर उनके सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देगा। ये ब्लेंड में वैसे मैंने किया भी था। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी।
ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग बेसिकली क्या है, व्हेन यू आर ग्रुप टू और मोर ऑब्जेक्ट्स दे आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, वो एज अ ट्रीट हो रहे होंगे एज अ सिंगल, बट वो होंगे इंडिविजुअली, ठीक है, वो हर चीज है इंडिविजुअली, यानी कि अलग ही रहेगी, मगर वो सारे ट्रीट ऐसे हो रहे होंगे जैसे एक ही तस्वीर है। यस, बट रिटेन देयर इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, उनके एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट रहेंगे। ग्रुपिंग लेट्स यू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज एंड अदर चेंजेस टू ऑल ऑब्जेक्ट्स विद इन द ग्रुप, और उनकी मेजर प्रॉपर्टीज है यानी कि हाइट वेट वगैरह, वो अब वो इकट्ठी रिड्यूस या इंक्रीज हो, ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस आ जाता है। ग्रुपिंग भी हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुपिंग के लिए कंट्रोल जी की हमारी शॉर्टकट कमांड है, सेलेक्ट करके उसके बाद ग्रुप्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उसकी कुछ, या ग्रुप के अंदर जाए, ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वहां से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं। फिर उसके बाद अनग्रुप की भी ऑप्शन है, ठीक है, कंट्रोल यूज की कमांड है, ठीक है, अनग्रुप उसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग डिफरेंट शेप्स के ऊपर जो हमने सबसे ज्यादा वर्क किया है वो है कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया हम लोगों ने। कर्व्स बेसिकली हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, हम उसकी शेप को चेंजेस करना चाहते हैं शेप टूल के साथ, तो हमारे पास ये कर्व की ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है, ये हम लोग कन्वर्टिंग कर रहे थे शेप्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दूं अगेन, तो उसके लिए यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट किया, तो ये ऑप्शन मेरे पास जो आ रही है कन्वर्ट टू कर्व्स, जैसे ही मैंने इसको किया तो बेसिकली इसको मैंने इसके नोड्स को तहलील कर दिया, मींस कि इनके नोड्स को मैंने अलग कर दिया। अब जब मैं इसे शेप टूल लेता हूं नोड्स अलग हो चुके हैं। और अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट टू कर्व्स ना किया होता और फिर मैं शेप टूल लेता हूं, तो देखिए उसके नोड्स आपस में इकट्ठे ही हैं। ये तो क्योंकि नोड का गोल का स्ट्रक्चर है, ये चारों नोड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, तो शेप टूल भी प्रॉपर्ली इस पर वर्क नहीं कर सकता। तो अ कर्व ऑब्जेक्ट हैज नोड्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम क्यों करते हैं, उसके ऊपर नोड्स होते हैं, एंड कंट्रोल हैंडल्स व्हिच कैन यूज टू चेंज द ऑब्जेक्ट शेप। हम क्यों नोड्स को यूज करते हैं, शेप को चेंज करने के लिए। और कौन सा टूल यूज कर रहे होते हैं शेप को मोस्टली चेंज करने के लिए, शेप टूल, ठीक है। अ कर्व ऑब्जेक्ट कैन बी एनी शेप इंक्लूडिंग स्ट्रेट और कर्व लाइंस, एन ऑब्जेक्ट nodes are the small squares that appear along the object outline। जाहिर बात है वो आउटलाइन के ऊपर स्मॉलेस्ट डॉट होता है हमारे पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड। नोड आप फिर शेप टूल के जरिए मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अपनी शेप को चेंज करने के लिए। तो बट हमें चेंज करने के लिए इसको किसी भी शेप को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। तो अब समझ आ गया हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कन्वर्ट का हैंडल मैनेज करने के लिए नोड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्टिंग कर्व्स। और उसके बगैर तो हमारी शेप चेंज होती ही नहीं थी, ठीक है। हम लोगों ने इसके ऊपर काफी ज्यादा वर्क किया, बेजियर टूल वगैरह, तो ये सारी चीजें बेसिकली बेजियर टूल हो गया, पेन टूल हो गया, हम जब भी क्लिक कर कर करके लाइंस लगाते हैं तो वो डिफरेंट नोड्स ऐड कर रहे होते हैं, उनको फिर हम मैनेज करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास। फिर उसके बाद हमने वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट और जो इसकी डिफरेंट ऑप्शंस थी वो हम लोगों ने देखी हुई है, ठीक है, वही बेसिकली वेल्डिंग, इंटरसेक्टिंग, और ये वही चीजें आ गई हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने सारों ने अप्लाई की हुई, इसकी थोड़ी सी थ्योरी को देख लेना है आप लोगों ने। ट्रिम करना, ये उसकी डेफिनेशंस आ गई हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी रीड आउट करनी है। फिर उसके बाद वेल्ड करना, वेल्ड का मतलब क्या था कि हम मल्टीपल शेप्स को ज्वाइन करके एक सिंगल शेप बना लेते हैं, तो वो वेल्डिंग है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग भी इसी तरीके से, कॉमन एरिया, तो ये हमारे पास देखिए, ये जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती हैं जब हम सेलेक्ट करते हैं, कोरोड्रा में मैं अगेन दिखा भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने आप लोगों को, जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं शेप्स को, तो ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रही होती हैं। पहली तो हमारे पास कंबाइन आ रही है, उसके बाद हमारे पास वेल्ड है, ठीक है, ट्रिम, इंटरसेक्ट, ठीक है, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, और क्रिएट बाउंड्री। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं, ठीक है, टू मेक डिफरेंट डायग्राम्स। तो ये देखें, ट्रिम का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों शेप्स का कॉमन एरिया, ठीक है। तो इसकी जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने अप्लाई की हुई है। फिर उसके बाद आ गया है इन्वेलपिंग
डिस्टॉर्शन और पर्सपेक्टिव इन्वेलपिंग हम लोगों ने किया, किसी टेक्स्ट को या किसी भी चीज को किसी डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग इन्वेलप का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेलप बेसिकली किसी शेप को मोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुरल्ड्रा लेट्स यू शेप ऑब्जेक्ट्स, हम किसी भी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग लाइंस, आर्टिस्टिक टेक्स्ट, पैराग्राफ, टेक्स्ट फ्रेम्स बाय अप्लाइंग इन्वेलप टू देम, ठीक है। हम इन्वेलप के जरिए उसको मोल्ड करते हुए किसी तरीके से भी इन्वेलपिंग कर लेते हैं। फिर उसके अंदर डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन बेसिकली वो भी हम लोग उसकी शेप को चेंज करने के लिए डिस्टॉर्शन आते हैं, उसकी नॉट्स के लिहाज से किसी भी शेप के अंदर डिस्टॉर्शन ले आते हैं शेप को चेंज करने के लिए, और उसके जहां जहां पे नॉड है उनको हम मूव कर सकते हैं डिस्टॉर्शन के जरिए और उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उसने एक फ्लावर बनाया है सर्कल के जरिए से, आप भी इस तरह डिस्टॉर्शन से कोई भी शेप्स वगैरह बना सकते हैं। तो डिस्टॉर्शन बेसिकली हम लोगों ने ये 3 तरह की थी हमारे पास, और ये भी हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप एक पत्ते की शेप किस किस तरीके से बना सकते हैं। पहले गोल शेप थी, फिर उसके जरिए उसने शेप में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद उसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली हम डिफरेंट काम अप्लाई कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव बेसिकली, पर्सपेक्टिव आप कह लें कि किसी चीज चेंज करना, ठीक है। उसको आप 3D लाइक देखना चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ तिरछी पड़ी हो कैसे हो, या लेटी हुई पड़ी है तो किस तरीके से है, ठीक है। वो या किसी भी तस्वीर वगैरह को हम पर्सपेक्टिव के जरिए मैनेज कर लें। तो ये देखें जी, हमने ये की थी डिस्टॉर्शन, एनवेलप, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव के लिए भी ये स्टेप्स सारे आपके पास, ये मुकम्मल गाइडलाइन दे दी कि किस तरीके से आपने अप्लाई करने। इफेक्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे पर्सपेक्टिव के ऑप्शन के ऊपर आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। ये देखें एनवेलप मौजूद है, ठीक है। तो ये देखें आर्टिस्टिक मीडिया का स्ट्रक्चर भी मौजूद है, और ये पर्सपेक्टिव का है। पर्सपेक्टिव में अगर आप किसी शेप की एरियाज वाइज, अब ये फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसे लगेगा जैसे पुश्ड एरिया है, किसी तस्वीर को, किसी चीज को। अब ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये शेप, ठीक है, कोई चीज लेटी हुई, यानी कि इसका एंगल हमने चेंज कर दिया है। और ये सिर्फ इस पे नहीं, तस्वीरों पे भी अप्लाई किया जा सकता है पर्सपेक्टिव। डिफरेंट पोस्टर्स वगैरह में आप देखते हैं एंगल तस्वीर का चेंज कर रहे होते हैं हम लोग। और वो उसी पर्सपेक्टिव में खुद ब खुद तस्वीर को एडजस्ट करता है, ठीक है जी। ये शेडो हमने इस तस्वीर पे अप्लाई किया हुआ था ना स्टार्ट में। ओके जी, आगे हम चलते हैं पर्सपेक्टिव के बाद एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूडिंग बेसिकली हमने देखा था कि हम लोग किसी भी शेप को 3D में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास, इसी को एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग। एक्सक्लूड यहाँ से भी किया जा सकता है, और ठीक है, ये हमने इसको 3D किया बेसिकली। प्रोमिनेंट करने के लिए मैं इसको फ्रंट ग्रीन रहे और बैक को मैं येलो टू ग्रे कर देता हूँ। देख रहे हैं, ये बैक साइड येलो टू ग्रे और ये फ्रंट जो मैंने कलर फिल किया है वही है। तो आप किसी भी टेक्स्ट को 3D कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो।